आज मैं आपको जीआईसी प्रयोक्ता जिसमें साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस का जो डिस्कशन हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं या जिनमें कुछ डाउट हुआ है उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने लगभग सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन कर दिया है। एक आध पेज शायद छूट गया था, रह गया था, तो उसमें भी जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन आज कर दे रहे हैं। और पिछले वीडियो में जल्दी जल्दी वीडियो को क्लोज करते समय लास्ट में एक टॉपिक रिवर्स हो गया था बाय मिस्टेक, तो उसका भी हम आज डिस्कशन कर दे रहे हैं। जो एक दो क्वेश्चन इस तरह के हैं और जो दो चार क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आपको क्लोज कर दे रहे हैं। वैसे तो आप लोग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर भी जितने क्वेश्चंस हैं इनको हम जो बचे हुए हैं उनको आपको हेल्प कर दे रहे हैं। जैसे देखिए एक प्रॉब्लम था, आप क्वेश्चन नंबर शायद वो 93 या कोई नंबर होगा, आप देख सकते हैं उसमें। जैसे 94 या 90, हाँ 93 ही है। तो इसमें जो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं टी बी की पावर गामा -1, तो लास्ट में क्लोज करते समय -1 हमने दिखाई नहीं, इस वजह से आंसर चेंज हो गया था उसका। तो आपको इसमें बता दिया गया कि गामा इक्वल टू, ये तो हमने लिख दिया था 2/f और f की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए रखकर और यहाँ पर माइनस कर दिया गया टी बी की पावर 5/3 -1, तो ये आपका टी बी की पावर 2/3, तो आंसर ये चेंज हुआ है। तो इसमें 93 का ये है, हमने उसको दे भी दिया है 93 का ए, आप उसको कमेंट में देख सकते हैं, दे दिया गया है, तो आप नोट कर भी लिए होंगे। तो इस तरह से कोई और भी एक आध दो क्वेश्चंस हैं जिनको रीड करने में, जैसे कि स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन में जो रेशियो लिए जाते हैं उनमें भी प्रायः हम लोग जो रेशियो शो करते हैं वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन का या स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन का डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो इसमें पूछा गया था वो रिवर्स था, तो रिवर्स था अर्थात जो वैल्यू दी गई थी, जो आपको बताई गई थी, उसमें वो रिवर्स वैल्यू थी। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ये प्रॉब्लम आई। ये क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें जैसे ही दिया हुआ था 69 में सी में बताया गया था स्पॉन्टेनियस टू स्टिमुलेटेड इमिशन, हमने वीडियो में जो लिखा था उसमें वो रिवर्स हो गया था। और ये आपको जो बताया गया था स्टिमुलेटेड इमिशन टू स्पॉन्टेनियस बताया गया था। तो इसमें आपको हमने ये लिख कर दे दिया था e की पावर ऐसे h न्यू बाई के टी -1, जबकि आप देखिए तो उसमें रिवर्स है, स्पॉन्टेनियस बाई स्टिमुलेटेड इमिशन है। तो निश्चित रूप से फिर आप इसको ए की पावर h न्यू बाई के टी -1 रिटर्न कर सकते हैं और ये आंसर आपको सी दिया गया है। इनमें से तीनों ऑप्शन पढ़ने थे, तो पहला दूसरा तो क्लियर रेट किया गया, तीसरे में पढ़ने में ज़्यादा जल्दबाजी तो वो रिवर्स जो माइंड में, क्योंकि प्राय यही पार्ट आपको बीएससी में सॉल्व कराया जाता है, बताया जाता है। इसका रिवर्स होने पर ये माइंड में ये था, आपको डायरेक्ट बता दिया गया था। तो इसमें आंसर चेंज हमने हालांकि हिंट कर दिया है पहले ही कि इसका आंसर जो है सी होगा। तो इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो उसको हम चेंज करा चुके हैं, फिलहाल अभी आपको याद भी दिला दिए हैं। तो बाकी क्वेश्चंस जो है हो गए थे, अगर कोई पार्ट छूटा हुआ है जैसे शायद 66 नहीं बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 66 नहीं हुआ था, तो इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट इन मैक्सवेल इक्वेशन।
तो आप लोग ये कर भी लिए होंगे या देख भी लिए होंगे, बोथ द कर्ल लाइन डाइवर्जेंस इक्वेशन। तो इसमें आंसर इसका सी है। और लिख भी दे रहे हैं, जैसे ये आप कोई सिर्फ दूसरा भी रखते हो तो देख सकते हैं, बोथ द कर्ल एंड डाइवर्जेंस इक्वेशन। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको शायद पहले छूट गया था, नहीं बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट इन मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन। इस तरह से ये रीड कराया गया है। 3 पॉइंट छूट गया था। और भी देखते हैं तो हाँ 62 ये नहीं हुआ है। 62 तो देख सकते हैं 62। तो कह रहा है कि इसमें व्हाट आर द कंडीशन कॉल्ड विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिग्नल टू फुलफिल टू बी रिप्रेजेंटेड एज फोरियर सीरीज। आपको ये 62 सीरीज डी में मिलेगा। तो फोरियर सीरीज के लिए तो आपको आंसर इसमें दिया गया है ए। वैसे आप इसको अब तक तो देख भी लिए होंगे, ये सॉल्व कर चुके होंगे। और शायद इधर के क्वेश्चंस को छूटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये पेज शायद पूरा छूटा हुआ है, इस पेज पर डिसीजन वाई नहीं है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें 57, 58, 59, 60 इस पर शायद डिसीजन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 इसमें से कह रहा है कि अ टू स्टेज एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड टू हैव एन अपर कट फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज। इसमें आपको हेल्प कर दिया है अपर कट फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज एंड लोअर कट फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज। और ये किया गया है अ टू स्टेज एम्पलीफायर। तो अगर आप इसको सिंगल यूज करते हैं तो उसकी अपर और बिलो कट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसमें जो बिलो फ्रीक्वेंसी या जो लो फ्रीक्वेंसी होगी फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, तो आप इसको रखकर ये जो आप यूज कर रहे हैं ये 2 स्टेज के लिए है और ये सिंगल के लिए है, ऐसे लिख दे रहे हैं सिंगल। तो इस तरह से इसको रखकर और 2 की पावर 1/n-1 और इसमें जो है नंबर ऑफ स्टेट भी बताया जाता है अलग अलग चरण के लिए। तो कितने, तो 2 स्टेज तो आपको N2 दिया है, इसकी वैल्यू रखिए। और FL भी आपको दिया गया है, तो FL इसमें 2 मेगाहर्ट्ज दे रखा है। और इसमें 1/2-1, तो इसको सॉल्व कर लें तो ये लगभग 3 के आसपास आ रहा है, लगभग 3 मेगाहर्ट्ज। तो इसको देख सकते हैं 3। ये तो लोअर का है तो लोअर में आ रहा होगा 20, लोअर का है तो 19.3 हर्ट्ज या लगभग 20 हर्ट्ज ये आ रहा होगा, लोअर का है। और अपर में देखिए, अपर वाले के लिए जैसे अपर के लिए
तो यहाँ पर जो अपर की हायर फ्रिक्वेंसी है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 2⁻1/n-1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ रहा है। तो आप कर चुके होंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 57 का भी जो लोग ना सॉल्व कर पाए हैं उनके लिए, बाकी तो मैक्सिमम आप कहीं न कहीं से देखकर या बुक से आप प्रयास किए हों तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो इसमें कुछ ही और टॉपिक ऐसे हैं जो रह गए हैं, जैसे मान लीजिए 57 इस पेज का अगर ये छूटा है तो और भी है जो नहीं सॉल्व हुआ होगा, जैसे 58 भी छूटा होगा, पूरा पेज ही नहीं हुआ है 58। इसमें कहा गया है कि अ न्यूक्लियस हैविंग अ मास नंबर, मान लीजिए कि कोई एक्स एलिमेंट है, इसका मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, और अल्फा पार्टिकल का यहाँ से इमिशन हो रहा है, डिकेज हो रहा है। इससे डाटा न्यूक्लियाई आप वाई मान लीजिए, A-4 मास नंबर में 4 की और जेड में 2 की कमी होगी, आप पढ़े होंगे, प्लस 2He4 प्लस की वैल्यू। ये रिएक्शन आपको मालूम है, जानते हैं। इस तरह से इसमें डिस्कशन दिया गया है, बताया गया है। तो आपको दे भी रखा है कि क्यू वैल्यू है कितना, तो क्यू वैल्यू का मान दे दिया है 5.26 MeV है। तो पूछा जा रहा है द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक तरह से एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर तो ये रेस्ट में है, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और इससे ये विस्थापित हुआ है, इसलिए इसको डाटा न्यूक्लियाई कहा जाता है, या उत्पन्न हुआ है, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई से डाटा न्यूक्लियाई बाय इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर मोशन के समय जो इसके पास एनर्जी होगी वो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो आपको डिफाइन करना है, और इसकी भी कोई एनर्जी होगी, दोनों का सम कर दीजिए तो वो क्यू वैल्यू के बराबर होना चाहिए। जो एनर्जी लॉस हुई वो इन्हीं दोनों के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, अर्थात जो क्यू वैल्यू है आपका वो हाफ मास ऑफ डाटा न्यूक्लियाई, वेलोसिटी ऑफ डाटा न्यूक्लियाई प्लस हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इससे, लेकिन आपको यहाँ पर अलग से कोई इसकी वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया गया है, तो ऐसे में ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कोई रिएक्शन जब आप लिखते हैं तो उसमें मोमेंटम को कंजर्व करता है, तो आप यहाँ पर जैसे मोमेंटम ऑफ डाटा न्यूक्लियाई इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखकर, और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में काइनेटिक एनर्जी जो ये फंक्शन है आपको जो प्राप्त होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ से की वैल्यू आप ले सकते हैं और मास का रेशियो, जैसे मास ऑफ डाटा न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। यहाँ पर जो है मास ऑफ डाटा न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू क्यू वैल्यू, जो आपको दिया है, जिसमें भी दिया हो MeV, जो भी यूनिट होगा वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस में शायद जो दिया हुआ है वो मास 240 है, तो आप और इसको कम कर दीजिए और रख कर सॉल्व कर लीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ से 4 कम कर लीजिए, ये दे रखा है 240, तो 236 अपॉन 240 इंटू क्यू वैल्यू 5.26 MeV। तो इसको सॉल्व करने पर इसमें इसका मान 5.17 MeV, 5.17 MeV। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े, अगर ये फॉर्मूले आपके पास नहीं है तो लेंदी है, फिर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही टॉपिक कहे जाते हैं कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो कम से कम जो इस तरह के हैं पैटर्न, ये फॉर्मूले आपको तैयार हो जाए,
तो कभी क्यू वैल्यू पूछ रहा होगा, ये दिया होगा तो आप इसे रखकर सॉल्व कर लीजिएगा, तो मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि या तो कहिए कि फॉर्मूले तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको आपको लेट करना पड़ेगा, आप सीधे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो इस पेज में होंगे जो छूटे हैं, जैसे 59 और 60। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें देखिए ये जो दिया गया है, अ लैम्प ऑफ स्टील ऑफ मास यहाँ पर हेल्प है 30 kg दिया गया है एंड इट्स टेम्परेचर ये आपको बताया गया है। अब कह रहा है कि ड्रॉप इनटू 100 kg ऑफ ऑयल, इसको जो है इमर्ज कर दिया गया है। कोई ये कंटेनर ले लीजिए, इसमें ऑयल है और इसमें इसको इमर्ज कर दिया गया है, डुबा दिया गया है स्टील। इस तरह से ये इमर्ज कर दिया गया है। तो आप इसमें ऑयल को जब इमर्ज कर दे रहे हैं, ऑयल में इसको इमर्ज कर दे रहे हैं, तो उसके टेम्परेचर की भी जानकारी या उसके मास की तो आपको दिया है, मास ऑफ ऑयल अलग से बताया गया है। ये दे दिया गया है मास ऑफ ऑयल यहाँ पर शायद 100 kg है, ये बताया गया है। और इसका टेम्परेचर भी 27 दिया हुआ डिग्री सेल्सियस। इस तरह से दोनों मान दे दिए गए हैं। और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील यहाँ पर बताया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील ये आपको दे दिया गया है, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसी तरह से ऑयल के लिए भी दिया है 3 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो कह रहा है कि द एंट्रोपी चेंज ऑफ द इन्वर्सेज। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस ये इजी नहीं है करने के लिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ इन्वर्सेज। तो फिर आपको यहाँ पर दोनों का कॉमन टेम्परेचर सॉल्व करना होगा कि कॉमन टेम्परेचर क्या है। जब आप कॉमन टेम्परेचर निकालेंगे तो उससे किसी की एनर्जी लॉस होगी तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी और किसी का इंक्रीज हो रहा होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण। इस तरह से जैसे इसका टेम्परेचर जो है मिक्सचर में इसका डाउन होगा, इसका इंक्रीज होगा, तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसकी डिक्रीज होगी, दोनों का सम करना है। ऐसे क्वेश्चंस जो है दे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है। आप देख ही सकते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं M1 S1 T1 माइनस T M2 S2 T माइनस T2। ये T जो है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का होगा। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो छोटा नहीं है, क्योंकि पहले तो आप टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, इसके बाद फिर सेपरेट जो है आपको निकालना होगा डिक्रीज और इंक्रीज इन एंट्रोपी। जैसे मान लीजिए आपने टी यहाँ सॉल्व किया, टी का कोई मान आ गया, तो फिर आप यहाँ पर डिक्रीज या इंक्रीज इन एंट्रोपी कोई एक पार्ट जिसमें T1 से T होने में, तो आप यहाँ पर अलग से इसमें सॉल्व करेंगे तो M1 S1 लॉग इंटीग्रल है, ये बेस ही है। अब आपको यहाँ पर T/T1 ये केल्विन में लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये सेल्सियस में हो सकता है, क्योंकि ये चेंजेज है, सेल्सियस लिखिए चाहे केल्विन इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर केल्विन में होना चाहिए। तो ये आपने फर्स्ट ज्ञात किया, फिर आप दूसरे में देखें तो M2S2 लॉग टी फाइनल, जिसको आप टी फाइनल समझ सकते हैं ऐसे, और इसका इनिशियल T2 हमने दिया था, ये केल्विन में है, ये डिग्री सेल्सियस में थे। अब इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखें, फाइनल ये कम हुआ है, इनिशियल ज़्यादा है, तो ये मान माइनस में आ जाएगा, और ये फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम है तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आएगा। तो आपको एक अंदाजा यहाँ पर हेल्प दिया है कि अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरे में एक ही नेगेटिव आंसर है, सिर्फ एक नेगेटिव आंसर है। फिर भी आपको ये प्रयास करना होगा कि नेगेटिव आ भी रहा है या
जो आ रहा है उससे ज़्यादा है या कम है, क्योंकि इसको भी देखना होगा कि इससे अगर ये ज़्यादा नेगेटिव है तो फिर पहला आंसर सही है। तो इतने बड़े पार्ट को ऑब्जेक्टिव में देने का कोई मतलब नहीं है, तो इसे हमने भी नहीं सॉल्व, बस प्रोसेस आपको बता दिया कि इस तरह से करेंगे तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये पूरा पेज ही छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, तो इसमें जो है स्टोक्स लाइन्स और एंटी स्टोक्स लाइन, आज इसका डिस्कशन क्लास में कर रहे थे, कोचिंग में हो रहा था कि रमन स्कैटरिंग में स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन कैसे प्राप्त होते हैं और प्योर रोटेशनल इफेक्ट में किस तरह से हम इसकी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर काफी लार्ज पार्ट है, केवल शार्ट में आपको बता रहे हैं। प्योर रोटेशनल के लिए जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो 2b, 4b, 6b इस तरह से यूज किए जाते हैं, और b को हम यहाँ सिंबल दे रहे हैं, रोटेशनल कांस्टेंट कह रहे हैं। तो आपको कह रहा है यहाँ पर द फर्स्ट स्टोक्स लाइंस ऑफ ए रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट स्टोक्स लाइन अर्थात आपको ये यूज करना है, ये फर्स्ट है। स्टोक्स लाइन के लिए जो कांस्टेंट दिया जा रहा है, तो 2b की वैल्यू आपको दे रखा है, ये है, ऑब्जर्व किया गया है 12.96 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट डिवाइड कर दीजिए, तो इतना पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका आंसर जो है ए है। एक्सप्लेनेशन क्योंकि लार्ज है हम नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट में केवल आपको हमने बता दिया कि 2b की वैल्यू, अगर वो सेकेंड का था तो 4b लेते हैं, थर्ड का होता तो 6b लिए होते स्टोक्स लाइन्स पर, और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो टॉपिक पे ये पेज छूट गया था, और भी कोई क्वेश्चन ऐसा छूटा होगा तो उसको हम देख ले रहे हैं। देखिए शायद 56 अगर ना हुआ हो तो इसको फिर से एक बार आपको हेल्प कर दे रहे हैं। 56, 56, तो इसमें द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड नीड टू ऑब्जर्व दिस, यहाँ पर आपको दे दिया गया है 5 1d2 5 1p1, ये ट्रांजिशन स्टेट ले लिया गया है। तो स्पेक्ट्रल ऑफ जेनॉन कंपोनेंट द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा स्क्वायर ई बी अपान 4 पाई एम इंटू सी। यहाँ से भी आप रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 पाई एम सी डेल्टा लेमडा अपान ए इंटू लेमडा स्क्वायर। आपको जो मान है इसमें सब दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है, और ये आप जानते ही हैं, शायद ये भी दिया ही है, सी आपको मालूम है, और बाकी वेवलेंथ शिफ्टेड का डिसीजन है। तो सबको रख कर आप सॉल्व कर लें, तो ये मान जो आ रहा है 0.514, जिसको लगभग 0.52 आप मान लें, तो ये आंसर आपको टेस्ला में मिल जाएगा, या लगभग 0.52। हालांकि ये 5 हो तो ये ट्रांसफरेबल होता, लेकिन लगभग आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने जितने इसके पार्ट्स हैं सभी क्वेश्चंस आपको, कुछ का एक्सप्लेनेशन, कुछ का डायरेक्ट आपको दे दिया, क्योंकि सारे पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है।
जब तक कि आपको सही उनकी वैल्यूएशन ज्ञात ना हो। उम्मीद है आप जो है अब तक सारे क्वेश्चंस को देख लिए होंगे और मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादातर जो है जिसका 50-60 क्वेश्चन सही है वो तैयारी के लिए जुट गए होंगे। ये आप लोगों ने देखा शायद आंसर शीट भी आ गया हो, क्योंकि बहुत जल्दी जारी हो जाता है, 4-5 दिन के अंतर्गत आ भी जाता है। तो हो सकता है आपको आंसर शीट भी अगर आ गया हो तो आप मैच करा सकते हैं। इनमें से आपको ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा है शायद जो न बताया गया हो? हाँ, एक और है 101 जिसको काफी लेंथी है इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, जिनमें संग्राहक धारा का मान आपसे पूछा गया है। ये है देखिए इस तरह की जब सर्किट बायसिंग आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये बताया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग, जिसमें कॉमन बेस बायसिंग, कॉमन इंटर बायसिंग और वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग या कॉमन कलेक्टर बायसिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर जो सर्किट दिया गया है उनमें से आप इसको पैरेलल में रखकर या जो सर्किट आप ऐसे पढ़े होंगे इस तरह की सर्किट डिजाइनिंग, जिसमें आर बी आपको इनपुट बताया जाता है ऐसे, ये आर बी, आर सी, आर ई, उसी का ये ब्रेक करके दिया गया है। और इधर आप ये वोल्टेज रीड करते हैं ऐसे, बेस वोल्टेज। यहाँ पर जो है बेस और ये बेस इंटर वोल्टेज और इसके बीच जो है कलेक्टर इंटर वोल्टेज आप यहाँ पर रीड करते हैं ऐसे। बीसीसी की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। तो आपको एक बार ये सर्किट लेना होता है जैसे ये देखिए, और एक बार इक्वेशन इधर से ड्रॉ करना होता है और इसमें करंट को आप आई भी शो करते हैं, यहाँ से करंट आप आई सी, टोटल करंट आई, जिसको ब्रेक कर सकते हैं आई बी प्लस आई सी। तो सर्किट लार्ज है क्योंकि इनमें से पहले तो आर बी आपको निकालना पड़ेगा, आर बी में R1 R2 अपान R1 प्लस R2, इस तरह से ये सॉल्व करना होगा। फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा जो बेस वोल्टेज होता है, इसके लिए आप R2 जो लार्जर है अपान R1 प्लस R2 ये आप रेशो लेकर इंटू अप्लाइड वोल्टेज, तो यहाँ से ये आप सॉल्व करते हैं। फिर आप आई बी निकालते हैं, जब आई बी सॉल्व हो जाता है लास्ट में आई सी इक्वल टू, यहाँ पर जो है कॉमन बेस कॉमन इंटर के आधार पर, जैसे कॉमन बेस है तो यहाँ पर बीटा के ये रख कर आई बी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई सी आता है। इतने बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। और भी बीटा सीधे नहीं दिया है, बीटा की वैल्यू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। पहले ये सॉल्व करके लाइए, इसका इक्वेशन बनाइए। अब इसके इक्वेशन बनाने के बाद तब फिर उसको अभी सॉल्व करिए, क्योंकि आई बी का इक्वेशन अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो यहाँ से जो भी आता हो, क्योंकि और भी मान इक्वेशन इसके साथ ही वैल्यू आते हैं, उसे रख कर ये तैयार करके मान रखना होता है या इक्वेशन बनाना होता है।
तो ये प्रॉब्लम, इसलिए हमने इसको टच भी नहीं किया था बिल्कुल। करने का कि जो आपको पेपर मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं दिए गए होते हैं, आप 15-20 मिनट में करते रहिए उसी को। तो क्या करना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो कहीं भी दिए हों उनको पहले, जैसे हमने इसको देखा था लेकिन छोड़ दिया था, तो जब टाइम खत्म होगा तो हम आपको कुछ इस पर डिस्कशन कर देंगे कि क्या कह रहा है, कैसे करना होगा। या कुछ ऐसे और क्वेश्चंस थे जो लेंदी दिख रहे थे, उसको हमने बिल्कुल ड्रॉ कर दिया था कि पहले आप क्वेश्चन जो कॉमन कर सकते हो या किए हो उनका डिस्कशन देख लीजिए। हाँ, ये गलतियाँ ज़रूर होती हैं कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को लाइटली ले लेते हैं कि हाँ ये तो बहुत इजी आता है, तो आप जो माइंड में वही पढ़ते हैं। जैसे हमने ए रीड किया था क्वेश्चन नंबर 93 का या जो भी था, उनमें से सी में स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन, तो हमेशा क्लास में स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस का ही रेशियो सॉल्व करके निकलवाया जाता है, जबकि वो उल्टा पूछ लिया था, तो उसको पूरा न पढ़ के डायरेक्ट लिख कर दिया। ऐसे क्लोज करते समय टीवी की पावर गामा -1 गामा लिख दिया। तो बहुत छोटे क्वेश्चनों को भी अगर क्लियर न किया जाए तो वो मिस्टेक होते हैं। तो एग्जाम इसी का होता है कि आप कितने धैर्य से कितनी देर तक क्वेश्चनों को सही रूप से देख रहे हैं और सही चॉइस कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैच करने लायक है या तुरंत उसको छोड़ने लायक है। आपने ध्यान दिया कि जितने क्वेश्चन हमने शायद ये किया, एक पेज तो पूरा ही छूट गया था, तो वो बड़े क्वेश्चन थे और उनको लेट कर दिया गया था कि बाद में डिस्कशन होगा बता दिया जाएगा। तो ठीक है, आप मेंस की तैयारी अभी करते रहें और बहुत सारे बच्चे अभी तो इंतजार कर रहे हैं कि सितंबर में रिजल्ट आने वाला है टीजीटी का भी, और जो इससे टीजीटी पहले एग्जाम हुआ है एडेड कॉलेजों के लिए, तो आप उनका इंतजार कर रहे हैं, तो ठीक है उसको भी देख लीजिए। लेकिन मेंस की तैयारी, अगर आपका पेपर सही हुआ है तो मेंस की तैयारी अभी से लग जाइए और उसके रिजल्ट आने का इंतजार ना करें। तब तक आप पढ़ते रहें, फिर आप इस पर जो भी कोई नया पेपर जो भी होने वाला है आसन पद्धति का शायद 26 को है, उनके भी पेपर आपको सॉल्व करा